हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उसमें अब ये हमारा पार्ट होगा 14th। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में पार्ट 13 में गॉस लॉ पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। उससे रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और एक छोटी सी डेरिवेशन भी आपको मुझे इस लेक्चर में करवानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पार्ट 13 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में कि हमने देखा था एक 3D सरफेस है और उसके बाहर एक क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस 3D सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलती थी बाहर। तो उसका आंसर आता था नेट फ्लक्स 0 निकलती थी बाहर, है ना? ये आता था ना इसका आंसर। ये मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं फ्लक्स। तो ये वाली, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाली आती है पॉजिटिव वाली आती है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाती है आपस में। एक तो रीजन मैंने आपको ये दिया था, एक रीजन मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या? पिछले पार्ट में ही हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मतलब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी और वो किसी 3D सरफेस से पास कर रही थी, तब तो सर नेट फ्लक्स 0 नहीं थी। तो सर यहाँ भी तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इसकी वजह से जो E होगा वो होगा KQ/R²। तो R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम, जहाँ से बतानी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सब्सटेंस, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है, ठीक है। तो सर यहाँ से डिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ और फील्ड पड़ेगी, यहाँ पर कुछ और फील्ड पड़ेगी। तो 0 कैसे हो गई है? तो 0 कैसे हो गई है? यहाँ पर तो 0 हुई नहीं थी, तो यहाँ पर आपने कैसे 0 कर दी? इस चार्ज की वजह से। अब सुनना बात को, देखो यहाँ पर जो फील्ड पड़ रही थी ना, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है ना, होमवर्क दिया था। यहाँ पर जो फील्ड पड़ रही थी ना, देखो ये परपेंडिकुलर थी और ये नॉन यूनिफॉर्म थी और ये किसी चार्ज की वजह से नहीं थी, सिर्फ परपेंडिकुलर फील्ड थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जो चार्ज पड़ा है यहाँ पे, इसकी वजह से फील्ड ऐसे होती है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। समझ लो बात को? तो अब अगर ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, तो मान लो ये रेडियली आउटवर्ड यहाँ पड़ी, तो इसका हम 90 वाला कंपोनेंट लेंगे। समझ लो बात को? क्योंकि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारी फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी, फ्लक्स को बनाएगी। तो यहाँ पर हम फ्लक्स के लिए परपेंडिकुलर वाली लेंगे। समझ लो बात को? ठीक है। तो यहाँ से इसका कंपोनेंट कुछ और होगा। अब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली आ गई, यहाँ गई और इस सरफेस पे पड़ी, तो इस सरफेस पे जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो कुछ और होगा। क्या पता यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड हो वो इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो और यहाँ पर कम हो। समझ लो बात को? यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम हो, क्योंकि देखो जिस एरिया को ये टच कर रही है वो हमें एरिया वेक्टर ये है, इससे एंगल ये बना रही है फ्लक्स, तो हमें इस एरिया और इसके बीच का एंगल लेना होता है। इस पर भी डिपेंडेंस होती है। समझ लो बात को? यहाँ से एंगल क्या पता कम बना रही हो, यहाँ से एंगल ज्यादा बना रही हो, क्योंकि अगर इसी को लोगे आप तो यहाँ से क्या पता एंगल कम बना रही हो। तो ऐसे ही अगर मैं, देखो बाहर की बात तो मैंने आपको समझा दी थी कि ये प्लस होती है माइनस होती है मोटे मोटे कैलकुलेशन से, लेकिन जब हम अंदर बारीकी से कैलकुलेशन करते हैं ना, बारीकी से घुसकर अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चलता है कि तब भी ये 0 आती है इस चार्ज की वजह से यहाँ पे। समझ लो बात को? क्योंकि ये परपेंडिकुलर फील्ड नहीं है, इस केस में परपेंडिकुलर थी जो मैंने पिछले पार्ट का पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, बस यहीं पे चकमा खा जाते हैं, ठीक है ना। देखो मोटे मोटा तो मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पे क्या बनती है, नेगेटिव बनती है, यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाती है, मोटी मोटी ये इसकी एक्सप्लेनेशन। लेकिन सर फील क्या थी इसकी? फील ये थी इसकी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट पड़ा वो आगे एक्सटेंड किया, तो क्या पता उसका एंगल चेंज हो गया। बतेरी सारी चीजें आती हैं अगर सरफेस अलग अलग हो, ठीक है ना। क्या पता जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी ये कम एरिया पर पड़ी और यहाँ पर ज्यादा एरिया पर पड़ी, क्योंकि एंगल कम हो गया, ये एंगल ज्यादा हो गया, सॉरी, ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पे मायने रखती हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर बीच में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको बाद में थोड़ी ध्यान में रखनी है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब थोड़े क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जिससे हमारा गॉस लॉ थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये क्या है, एक सिलेंडर है 3D सरफेस है, इस सिलेंडर के ऊपर ही चार्ज पड़ा है क्यों, इसके बीचों बीच, यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल के बीचों बीच चार्ज पड़ा है क्यों। तो इस चार्ज की वजह से इस सिलेंडर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, आपको ये बताना है। तो सर हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि चार्ज बीच में होना चाहिए, तो अब हम क्या करें, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को बीच में लाने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस या तो क्वेश्चन में पहले से दिया होगा गॉसियन सरफेस की चार्ज बीच में होगा, या तो आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसा सरफेस है जो चार्ज को इनक्लोज करे। तो देखो हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो सिमेट्री फॉलो करते हैं, उसमें मैंने पिछले पार्ट में बात बताई थी, सिमेट्री को फॉलो करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इजीली हम कैलकुलेट कर पाए, ठीक है ना, सिमेट्री की वजह से। अब देखो अगर मान लो ये L लेंथ का सिलेंडर है, तो हम ऊपर भी इसी सर्कुलर एरिया और इसी लेंथ का एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ इसके ऊपर में, है ना। ये भी L लेंथ का होगा, इसी रेडियस, सेम रेडियस का। तो अब ये क्या हो गया, ये चार्ज एक तरह से बीच में आ गया इसके, क्योंकि हमने ऊपर एक इमेजिनरी सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ये चार्ज बीच में आ गया, चार्ज बीच में आ गया।
अगर ये चार्ज बीच में आ गया, सुनना मेरी बात को, अब आपको फाइंड तो सर इस सिलेंडर में से करनी थी कितनी फ्लक्स जा रही है, तो आपने तो एक्स्ट्रा बनाया। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स थ्रू होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में से कितनी फ्लक्स जाएगी सर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना इसमें चार्ज छोटा क्यू है ना, हाँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगी। लेकिन मुझे निकालनी थी इस आधे सिलेंडर, क्योंकि आधा पूरा बना दिया, ये इस आधे सिलेंडर में से निकाल दी, तो इसका हाफ कर दो, बात खत्म, इसका हाफ कर दो। तो यहाँ थे फ्लक्स थ्रू सेमी सिलेंडर बोल देते हैं इसको, आधा सिलेंडर था क्योंकि इसका, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इससे कितना इजीली हो गया है क्वेश्चन, कि इसकी वजह से ऐसे ऐसे फ्लक्स जाएगी, तो नीचे भी आएगी, कुछ ऊपर भी आएगी, कुछ साइड में से भी जाएगी। तो सिर्फ आधे सिलेंडर में से, क्योंकि सिमेट्री थी, आधा ऊपर आधा नीचे, सिमेट्री थी, सिमेट्री की वजह से मैं इजीली कह सकता हूँ कि आधी जाएगी नीचे से, क्योंकि हाफ हो गया ना, समझ रहे हो। इसीलिए गॉसियन सरफेस में सिमेट्री मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि गॉस लॉ आप हर जगह लगा सकते हो, लेकिन हर जगह भी यूजफुल नहीं है। मैंने समझाया था इसका एग्जाम्पल क्रिकेट से और बास्केटबॉल से लेके, ठीक है ना, कि आप 3D हर जगह मार सकते हो, बास्केटबॉल में अलाउ है, 3D मारना हर टाइम पे अलाउड है, टिक्की मारना हर टाइम पे अलाउड है, 3 पॉइंटर मारना अलाउड है, लेकिन किस टाइम पर वो यूजफुल है, किस टाइम पर 3 पॉइंटर मारना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको कुछ सीखना पड़ता है उसको, ठीक है ना। वैसे ही क्रिकेट में छक्का मारना किस टाइम पे सही है वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली पहला क्वेश्चन आपका, ये सबको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन था बेसिकली, कुछ क्वेश्चन नहीं था इसमें, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आसान सा, ठीक है ना, अभी थोड़ा आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो ये क्या है, क्यूबॉइड है, मान क्या लो है क्यूबॉइड मान क्या लो क्यूबॉइड ही तो है, और क्या मानोगे इसको, क्यूबॉइड ही था, क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड के बीचों बीच, मैं कह रहा हूँ बीचों बीच क्यू चार्ज पड़ा है, तो अब इस क्यू चार्ज की वजह से, सर इतना आसान क्वेश्चन मत दो सर, हमारी रेपुटेशन को ठेस पहुंच जाती है। इस क्यू चार्ज की वजह से सर टोटल फ्लक्स तो हमें पता है सर, इस क्यू चार्ज की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, इतना आसान क्वेश्चन में दिया करो सर। अरे आसान था, रुक जा, मैं तुझसे पूछता हूँ कि इस फेस में से, सिर्फ क्यूबॉइड के इस फेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी वो बता मुझे। हाँ सर इसमें मजा आएगा, पर इसमें भी कुछ मजा नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो तुम्हें पता है बीचों बीच सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री अगर बन रही है तो हर फेज से इक्वल डिस्टेंस पे है, यहाँ से कुछ फ्लक्स निकलेगी बाहर, यहाँ से कुछ निकलेगी, यहाँ से भी उतनी निकलेगी, यहाँ से भी उतनी, सिमेट्री है। तो 6 फेज होते हैं तो 6 में डिवाइड हो जाएगी, तो फ्लक्स थ्रू ईच फेज, इस फेज में उतनी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, क्योंकि 6 फेज है, बस क्वेश्चन खत्म। देखो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी आसान क्वेश्चन था, बढ़िया ना, आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें मैं, दिक्कत कोई नहीं रख रही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले लो, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें लेवल क्या बढ़ाते हैं, देखो मान लो आपके पास ये क्यूबॉइड है, सर क्यूबॉइड ही तो लिया था लेकिन अब इसमें लेवल का क्या बढ़ा ना, आपके पास क्यूबॉइड पे जो चार्ज है ना वो यहाँ पड़ा है, इसके इस वर्टेक्स पे पड़ा है क्यू चार्ज, इस पिछले वाले वर्टेक्स पे क्यूबॉइड। हाँ अब इसकी वजह से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस क्यूब में से कितनी फ्लक्स जाएगी इसकी वजह से। तो सर मजा आ गया, ये क्वेश्चन है ना, इस क्यूब में से कितनी फ्लक्स जाएगी। सर अगर बीच में होता, बीचों बीच भी ना, अगर बीच में होता तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट जाती, लेकिन बीच में तो है नहीं, ये तो कहीं कोने में पड़ा है, ये तो कहीं कोने में पड़ा है, तो इसकी वजह से कितनी, अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में लाने की कोशिश कैसे लाएंगे, गॉसियन सरफेस बना के, गॉसियन सरफेस बना के, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस से लेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनेगा कैसे, देखो इसको मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ताकि पूरा आ जाए स्क्रीन पे कैमरे में, पूरा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड दिया था इन्होंने, स्मॉल लाइट से छोटा कर लिया, ठीक है ना, स्मॉल लाइट से छोटा कर लिया मैंने। तो ये क्यू चार्ज है यहाँ पे, ये क्यू चार्ज है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यू चार्ज को बीच में लाने की कोशिश करता हूँ। बीच में कैसे लाऊंगा मैं इस क्यू चार्ज को, बीच में कैसे लाऊंगा इस क्यू चार्ज को, देखो कैसे लगाया। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब यहाँ बनाता हूँ बीच में लाने की, क्योंकि इसका गॉसियन सरफेस से क्यूब भी ही बनेगा, क्यूब मैंने यहाँ बनाया, ठीक है सर। एक क्यूब, अब देखो एक क्यूब यहाँ बनाया, दो क्यूब पीछे बनाने पड़ेंगे क्योंकि इसको बीच में लाना है, ऐसे तो पीछे रहेगा। 2 क्यूब मैंने क्या बनाया, पीछे बनाए। अब देखो अब तो ये सरफेस पे अभी भी, तो 4 क्यूब ऊपर बनाने पड़ेंगे, समझ लो 4 क्यूब ऊपर लाने पड़ेंगे। तो एक यहाँ लाया मैं ऐसे, एक यहाँ लाया मैं ऐसे, एक यहाँ लाया मैं और एक यहाँ लाया, समझ लो सिमेट्री कैसे बनेगी, 4 क्यूब ऊपर 4 क्यूब नीचे और इनके बीचों बीच एक चार्ज, समझ लो, तब बीचों बीच आएगा, समझ लो, तब ये बीचों बीच आएगा, समझ लो, समझ के बाद तो 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे, ऐसे सिमेट्री बनेगी यहाँ पे, तब ये बीचों बीच को लाना है, क्योंकि हमें सिमेट्री पैदा करनी है, गॉस लॉ को यूजफुल बनाना है, एप्लीकेबल तो है, यूजफुल बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो 8 क्यूब लगाए मैंने, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मैं कहूँ कि फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स, 8 क्यूब में कितनी फ्लक्स निकली, सर ये तो सिंपल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ लग रहा है बीचों बीच, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात को, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि ईच क्यूब में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, हर एक क्यूब में से, ईच क्यूब में से।
सर आसान है, सर आसान है, सिमेट्री बन गई है सर। देखो ये यहाँ पे पड़ा था तो हर एक में से सेम निकलेगी, तो ईच क्यूब मतलब कितने 8 है ना टोटल सर, तो क्यू हर तो 8 में से इतनी निकल रही है, तो हर एक में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना कितना 8 कर देंगे सर, 8 कर देंगे बिल्कुल। तो इतनी निकलेगी किस में से, हर एक में से, समझ लो बात को, हर एक में से इतनी निकलेगी, ठीक है ना, हर एक में से इतनी फ्लक्स निकलेगी, क्योंकि सिमेट्री है ना, सिमेट्री है ना, ऊपर में से ऊपर 4 रखे हैं ऐसे ऐसे निकलेगी, ऊपर में से नीचे 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 ऐसे रखे हैं 4, तो इसमें से इतनी इतनी निकलेगी, तो ईच क्यूब में से क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट निकलेगी, ठीक है कोई दिक्कत। अगर तुमसे कोई पूछ ले थोड़े इस क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ भाई फ्लक्स ईच फेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी, कौन सा इनिशियल क्यूब ये था, इनिशियल क्यूब तुम्हारा ये था कि इस क्यूब के हर एक फेस में से कितनी फ्लक्स निकलेगी। सर इसमें क्या है, ये भी आसान है सर, ये भी आसान है सर, ये ईच क्यूब की है, इसको 6 से डिवाइड मार दो फर्दर, जैसे हमने पीछे किया था, है ना, 6 से डिवाइड मार दो, है ना, 6 से डिवाइड मार दो, तो क्यूब बाय 8 6 48 एप्सिलॉन नॉट ईच फेस में से निकल जाएगी, और ये गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। गलत क्यों हो जाएगा सर, हमने तो सर पूरी सिमेट्री से सोचा, सिमेट्री से तो सोचा, लेकिन लॉजिक से नहीं सोचा। लॉजिक से कैसे सर, देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे कि तुम्हारा क्यू चार्ज यहाँ पड़ा है, देखो ये हमारे पास क्यूबॉइड है और तुम्हारा क्यू चार्ज यहाँ कोने में पड़ा है, बीच बीच में नहीं है, तो इस चार्ज की वजह से देखो फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकलेगी, किस किस फेस से, एक यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, नीचे से, यहाँ से। तो सुनना मेरी बात को, अब तुमने 8 क्यूब भी लगाए हैं, ऐसे समझो, देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो समझना, ये तुम्हारे पास ये क्यूब था, अब तुमने 8 क्यूब और लगाए, तो यहाँ पर भी एक क्यूब लगाया तुमने, पीछे भी 2 क्यूब और लगाए, ऊपर भी 4 क्यूब और लगाए, और तुम्हारा चार्ज कहीं यहाँ पे था। अब सुनना मेरी बात को, तो इस क्यू चार्ज की वजह से ना, सुनना, ईच फेस में से, हर एक फेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, समझना बात को, ठीक है ना, ईच फेस में से तुमसे पूछ रहा है वो कितनी इलेक्ट्रिक, तो क्यू चार्ज तो ये सरफेस पे पड़ा है, तो इस सरफेस में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इसकी वजह से, क्योंकि इसी सरफेस पे पड़ा है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, इसी सरफेस पे पड़ा है, और इसके ऊपर भी हमने क्या रखे हुए हैं, क्यूब रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस फेस में से निकलेगी ये वाले से, एक तो ये सामने वाले फेस से निकाल पाएगा, और एक ये नीचे वाले फेस से निकाल पाएगा। सर पीछे वाला और साइड वाला फेस कहाँ गया, पीछे वाला और साइड, क्योंकि पीछे भी क्यूब लगे हुए हैं, इधर भी क्यूब लगे हुए हैं, समझ लो, पीछे भी क्यूब लगे हुए हैं, इधर भी क्यूब लगे हुए हैं, है ना, इधर भी क्यूब लगाए हुए हैं, तुमने पीछे भी क्यूब लगाए हुए हैं, तो यहाँ से तो फ्लक्स बाहर भी नहीं जा पाएगी, यहाँ से तो फ्लक्स इस क्यूब की वजह से दूसरे उसमें चली जाएगी क्यूब में, है ना, वो तो उसके फेस से बाहर निकलेगी, समझ पा रहे हो मेरी फील को, तो उसके फेस से बाहर निकलेगी, इसके फेस से थोड़ी निकलेगी, इसके फेस से थोड़ी निकलेगी। तो सर आपने ईच क्यूब में आपने सर डायरेक्टली 8 कैसे डिवाइड कर दिया, ये भी सवाल उठता है बच्चे के मन में। हर एक क्यूब में से जब मैंने, तो देखो हर एक क्यूब में से ना जब मैंने निकाली, सुनना बात को, तो हर एक क्यूब में से जब मैंने निकालने की कोशिश करी ना, तो ये क्यू चार्ज बीच में आया, समझना, ये भी समझना, थोड़ा सा इसको भी समझना, क्योंकि हम ईच फेस और ईच क्यूब का डिफरेंस क्यों आ रहा है। जब मैंने ईच क्यूब से निकालने की कोशिश करी ना, तो देखो यहाँ बीचों बीच आया, ये बीचों बीच आया, अब हर क्यूब से, अब चार्ज बीच में बैठा, उसके यहाँ 2 क्यूब पड़े, यहाँ 2 क्यूब पड़े, नीचे 4 क्यूब और पड़े, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 बीचों बीच, 4 बीचों बीच। अब 4 तो ऐसे फैलाएगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे फैलाएगा, समझ रहे हो ना, चार्ज तो ऐसे फैलाएगा अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर मैं देखो यार कुछ मिल जाए मुझे, मान लो ये क्यूब ही मान लो आप, मेरे 2 मार्कर के पॉइंट, ठीक है, ये 2 मार्कर बन गए, तो चार्ज यहाँ बैठा बीचों बीच, तो यहाँ से भी निकालेगा फील्ड, यहाँ से भी निकालेगा फील्ड, बट जाएगी ना 8 में, ये फील्ड समझ पा रहे हो, बढ़ जाएगी 8 में। और जब ईच फेस का वो पूछेगा, फ्लक्स थ्रू ईच फेस पूछेगा, समझना बात को, फिर से बता रहा हूँ, और फ्लक्स थ्रू ईच फेस बोलेगा, जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे ना, तो आप जब इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप इनिशियली पता क्या निकाल रहे हो, ये जो बड़े वाला क्यूब बन गया 60 क्यूब से मेल से, उस बड़े वाले क्यूब के फेस से कितने निकल रहे हैं वो निकालने, तो मैंने छोटे वाले के ही निकालने हैं, इसीलिए डिफरेंस आ रहा है, समझिए ना बात को, फील आ गया, अब समझ जाओगे, ठीक है। तो इसके बस 3 फेस ही मुख्यतः क्या है, क्लियर है, तो 3 फेस क्लियर है, तो मतलब 3 में बटेगी फील्ड, सिर्फ 3 में, तो ये जो आंसर है इसको सिर्फ 3 से डिवाइड करना है तुमने, क्योंकि ईच फेस कितनी है, सॉरी ईच क्यूब कितनी है, तो ईच फेस की कितनी आ जाएगी, बस तुम्हें इसको 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 में ही बट रही है, बाकी तो क्लोज सरफेस आ गया, ऊपर नीचे क्यूब आ गया, तो ये आएगा तुम्हारा 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे, अब सबको क्लियर होगा इतना, ठीक है। तो ये था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा लेवल इसका चक दिया हमने, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक डेरिवेशन कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। सर क्यों डेरिवेशन, मेरा मन है भाई मेरा मन है, तो मैं आपसे चलो सवाल ही पूछ लेता हूँ, पहले सवाल पूछता हूँ, फिर उसकी डेरिवेशन ही कराएंगे सवाल से रिलेटेड। तो मेरा सवाल है कि मान लो एक 3D सरफेस है, कोन टाइप का 3D सरफेस है, इसके यहाँ पर कोई क्यू चार्ज पड़ा है, इस क्यू चार्ज की वजह से इस कोन की डिस्क में से, डिस्क होती है ना, कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी बेटे बता दे,
कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी बता दे, कितनी फ्लक्स बाहर सर निकलती होगी, कुछ हमें क्या लेना तो भाई इसकी होती है डेरिवेशन तगड़े वाली। कैसी डेरिवेशन सर कि यहाँ से कितनी फ्लक्स बाहर निकलेगी उसकी हम करेंगे एक तगड़ी सी डेरिवेशन, उसकी हम करेंगे एक तगड़ी सी डेरिवेशन और फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। वो डेरिवेशन बहुत तगड़ी है, तो चलो डेरिवेशन करते हैं। बेसिकली होता क्या है समझना बात को, हम क्या मानते हैं, कुछ मानते हैं तभी डेरिवेशन होगी सर, बिना माने तो हम पढ़ाई भी नहीं करते साथ में फिजिक्स में आदि मैथ घुसा के ना यार फील खराब कर देते हैं। डेरिवेशन करानी पड़ेगी, मेरी थोड़ी सी फील खराब हो जाती है यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी फील देंगे तुम्हें। क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज पड़ा है, ये इसका एक्सिस है किसका, कोन का, ये इसका रेडियस है किसका, रेडियस है कोन का ही होगा यहाँ पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी, ठीक है ना। तो सर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं हो सर, ठीक है ना। और भी कुछ मान लें, और कुछ मान लें, चलो बाद में मानेंगे बाकी, ठीक। अब देखो हमें निकालनी है फ्लक्स, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें एरिया से खेलना होगा। सर मैं क्या करूँगा फ्लक्स निकालने के लिए, देखना ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैं ना पहले एक छोटे एरिया में से अगर मैं फ्लक्स निकाल लूँ और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूँ इस पूरे एरिया के लिए, समझ लो बात को, छोटे एरिया से निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट कर दूँ, तो सर वही एरिया काटने वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे। एरिया काटेंगे छोटा, फिर उसको पूरे एरिया को बढ़ा के इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरी डिस्क के लिए, ठीक है। तो इस डिस्क में से हमने एक छोटा सा एरिया काटा, और डिस्क में से जब हम एरिया काटेंगे ना, डिस्क का एक एलिमेंट काटेंगे तो वो क्या होगा, एक रिंग होगी, रिंग टाइप होता है, वैसे रिंग होती है एक रिंगा रोजिस, ठीक है। तो ये रिंग होगी, एक रिंग टाइप होती है, जब हम डिस्क का एलिमेंट काटते हैं तो रिंग होती है। तो इस एक्सिस से हम अल्फा एंगल ऊपर गए और हमने यहाँ से रिंग काटी कितने की सॉरी रिंग काटी हमने डी आर विड्थ की, विड्थ इसकी कितनी है, डी आर विड्थ है इसकी, डी आर विड्थ की हमने रिंग काटी, ठीक है। डी आर विड्थ की हमने क्या काटी, एक रिंग काटी, समझ रहे हो बात को, नोट करते रहना साथ के साथ, नोट्स बनाते रहो यार साथ के साथ, ठीक है ना। तो डी आर विड्थ की हमने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, रिंग काटी हमने डी आर उसकी, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना इसकी रिंग का, ये जो हमने छोटी रिंग काटी, इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, क्योंकि बड़े वाली का बड़ा, इसका छोटा। अब मैंने इस डिस्क को खोल के यहाँ रख दिया, डिस्क क्यों काटी इसकी फील आई, डिस्क क्यों काटी इसकी फील आई, क्योंकि इसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सारी इस डिस्क पे पड़ेगी। तो हमने पॉइंट डिस्क काटी, जिस वजह से एक ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हुए दिखा रहे हैं, समझ लो बात को, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो इस डिस्क को मैंने काटा यहाँ से चाकू से काटा और खोला और यहाँ बिछा दिया ऐसे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगी आपको। अब जो इस डिस्क की लेंथ है वो कितनी होगी, 2πr होगी, मेरी बात से जो सहमत है, हाँ बोलो, क्यों 2πr होगी, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है इसका, और विड्थ हमने कितनी मानी थी इसकी, dr, तो इसका एरिया कितना होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πr dr, क्लियर है ना। एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एरिया पे तो खेलना है। फ्लक्स क्या होती है, E डॉट ए का क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो मैं इस एलिमेंटल रिंग से क्या लेता हूँ, फ्रॉम एलिमेंटल रिंग, मैं एक बात यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, एलिमेंटल रिंग से मैं क्या लिखता हूँ कि डी फाइव क्यों लिया सर, छोटा फ्लक्स क्यों लिया है, वो क्या होगा, ई डी ए, क्योंकि छोटा एरिया तो छोटा फ्लक्स बनेगा, और वो कितना होगा, ई डी ए कॉस का एंगल कितना है, अल्फा है, एरिया और फील्ड के बीच में कॉस का एंगल अल्फा कैसे है सर, थोड़ी फील इसकी भी देखो, ये क्यू चार्ज है, इसकी वजह से ये फील्ड गई इस एरिया पर, और एरिया तो सर वैसे भी परपेंडिकुलर होगा, तो आप मान लो कि ये एरिया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये एरिया, तो इसको भी पीछे लेके गए, इसको भी पीछे लेके गए, दोनों के बीच में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा है, ठीक है ना, फील आ गई अल्फा, ठीक है अल्फा है। अब डी फाई कितना निकल के आया यहाँ से, देखना ध्यान से, ई डी ए कॉस अल्फा लिखना है। ई क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस जो भी होता है, तो के क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या ये वाला लेंगे ना, ये वाला लेंगे, क्योंकि फील्ड ये वाली लिया है जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला डिस्टेंस लेंगे, तो ये कितना होगा, देखो इस ट्रायंगल को यहाँ बाहर निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है साफ सीधा अल्फा एंगल, ये कितना है, स्मॉल आर है, ये कितना है, ये एक्स है, तो देखो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम x² + r² रूट अंडर, तो ये है डिस्टेंस बेसिकली। तो इस डिस्टेंस को उठा के यहाँ रख दो और इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि r का स्क्वायर होता है, तो x² + r² हो गया यहाँ पे सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। इनटू ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब डी ए कितना आया था, 2πr dr इनटू कॉस अल्फा, देखो कॉस अल्फा यहाँ से निकालो, कॉस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो x/√अंडर x² + r², ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, देखो करते हैं, पाई से पाई मर गया, 2 से 2, उसके बाद क्या मरा, कुछ नहीं मरा। अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, रूट होता है तो पावर 1/2, तो 1 प्लस, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी इसकी, तो 3/2 पावर आ जाएगी, इतना क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है ना, मैथ है। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई आ गया निकल के,
यहाँ से मेरे पास डी फाई आ गया निकल गया, देखो कितना आया क्यू एक्स, क्यू बचा एक्स बचा हमारे पास कट टू आर बचा डी आर बचा हमारे पास डिवाइडेड बाय और बचा हमारे पास 2 एप्सिलॉन नीचे बच गया था और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 पावर ऐड हो गई, बेस सेम पावर है, ठीक है ना। मैथ है यार, मैं बिल्कुल ही बेसिक से नहीं जा सकता, मेरी भी मजबूरी है, समझो बात को, मेरी भी मजबूरी है, ठीक है। अब समझना, अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि मुझे छोटी फ्लक्स नहीं चाहिए सर, मुझे पूरे एरिया में से फ्लक्स चाहिए, तो मैंने पकड़ के इसको इंटीग्रेट किया दोनों तरफ। तो डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे फाई आ जाएगा, छोटी छोटी फ्लक्स मिला के बड़ी फ्लक्स, पूरी फ्लक्स, बढ़िया फ्लक्स। अरे यार मार्कर एक पता नहीं मेरा क्यों रुक जाता है, बस चल जा बस। इस वीडियो में, अगली वीडियो में पक्का भर दूंगा तेरे को, मैं भरता नहीं इसको, मैं रोज वादे करके चला जाता हूँ मार्कर से कि मैं भर दूंगा अगली वीडियो में, रिफिल तुझ में भूल जाता हूँ भरना। चलो अगली वीडियो में पक्का भरूंगा यार, ठीक है। इस बार मुझे लाल कर लेगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं पकड़ के। तो सर इसको मैंने इंटीग्रेट किया, क्यू एक्स आर डी आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, नोट करते रहो साथ के साथ। अब सुनना बात को, तो अब देखो Q कांस्टेंट, X कांस्टेंट, डिस्टेंस से 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का सांप नहीं डिसता। और ब्रैकेट में बचा आर डी आर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन। अब सुनना, अब देखो एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर है, दो वेरिएबल, तो मैं इनको इसे एक वेरिएबल में चेंज करके सॉल्व करता हूँ ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं कुछ टी स्क्वायर मान लेता हूँ, समझ लो, यहाँ नहीं, चलो ऊपर मानते हैं, ऊपर मानते हैं, जगह हो जहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर, ताकि आसान हो जाए हमारे इंटीग्रेट करना, क्योंकि एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान होता है। अरे यार दिख रहा है यार, एक बार मुझे बता भी नहीं सकते तुम, एक मिनट। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं कुछ टी स्क्वायर मान लेता हूँ, समझ लो बात को। तो एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर जब मैंने कुछ टी स्क्वायर माना, अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी देखना, डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या होगा देखना ध्यान से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर के किसी टी स्क्वायर फंक्शन के बराबर है, तो मतलब ये दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं, समझ लो। और देखो इन दोनों में से एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे सर, एक्स देखो डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा इसके और इसके बीच में, क्योंकि सेमी मेजर एक्स मतलब एक्सिस ऑफ कोन में डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा सेंटर में से, तो ये सेंटर में से डिस्टेंस कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, पढ़ा होगा आपने, बस इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आर स्क्वायर और टी स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएट। अब देखो आर स्क्वायर को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आर स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे मैं चेन रूल लगाऊंगा। चेन रूल क्यों लगाऊंगा सर, सिंपल 2r कर दो, है ना, बच्चों को ये दिमाग में आता है। देखो जो डाउट आते हैं मैं सारे कवर करूंगा यहाँ पे। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो सर चेन रूल क्यों लगाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर है ना बेटे वो टी का फंक्शन है, आर एक टी का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे आप टी में वैल्यूज इनपुट डालोगे ना वैसे वैसे आर चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आप टी की कुछ ना कुछ a1 2 3 4 5 से, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है, वैसे एक्स भी यहाँ पे टी का ही एक पार्ट होता है, लेकिन देखो है तो दोनों ही फंक्शन, लेकिन अगर एक्स कांस्टेंट हो गया तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, क्योंकि फंक्शन है किसका, तो ये इसका फंक्शन होगा। फंक्शन का जब हम, क्योंकि आर को मैं ऐसे भी लिखूंगा आर टी, इसका जब किसी फंक्शन का स्क्वायर निकालेंगे तो हम चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले इस चेन को खोल लेंगे फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं अंदर, समझ लो बात को, ये इसकी फील समझाना पड़ता है, थोड़ी छोटी चीजें ना बच्चे डाउट खा जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल से सबसे पहले 2r का मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसका चेन खोला 2r आ गया, उसके बाद r का डिफरेंशिएशन क्या होगा dr बाई dt, समझ लो बात, क्लियर। टी स्क्वायर को जब हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सिंपली 2t आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस dt को उधर ले जाओ तो तुम्हारे पास आएगा 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 काट दो, अब तुम्हारे को पता लगेगा r dr जो है ना वो t dt। तभी देखो मैं कर रहा था मशक्कत, क्योंकि देखो मैं समझना बात को मशक्कत क्यों थी इतनी, ये मशक्कत मैं क्यों कर रहा था इतनी तगड़ी, ये मशक्कत मैं इतनी तगड़ी क्यों कर रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने देखा था सर आर डी आर भी था हमारे पास, इसको भी टी के रिस्पेक्ट में लिख दूंगा अगर मैं, और यहाँ भी टी आ गया, टी तो आ ही जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो मान ही लिया मैंने, यहाँ पे अगर टी आर डी आर लिख दूँ मैं तो मेरा काम बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आर डी आर कितना आ गया, टी 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 आ गया, अब यहाँ पे बस मुझे रिप्लेस करना है इसको, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं, चलो इसको तगड़ा रिप्लेस करते हैं, इसको देखना ध्यान से। तो आ गया क्यू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आर डी आर को मैंने लिखा टी डी टी बाय टी स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी जगह मैंने पूरा टी स्क्वायर डाला, 2 से 2 उठ गया, टी क्यूब आ गया नीचे क्या आ गया बेटे, टी क्यूब आ गया, ऊपर क्या आ गया टी डी टी, ऊपर क्या आ गया टी डी टी। अब सुनना, इसको देखो मैं फर्दर इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ फर्दर, ठीक है।
ऊपर है देखो टी डी टी, नीचे है टी क्यूब। अब मैंने जब इसको देखो बेस सेम पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है पावर, 1 में से 3 का -2 पावर आ जाएगी टी की, ठीक है, -2 पावर आ जाएगी टी की। तो यहाँ पे देखो -2 पावर आ गई टी की, अब समझना। तो ये हमारे पास हो गया qx/2 टी की पावर -2 dt। अब देखो इसको इंटीग्रेट, अब देखो अब यहाँ पे सबसे पहले टी की वैल्यू रख दो। टी आपने जो माना था, टी आपने जो माना था, यह काम करो, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर वैल्यू रखेंगे इसकी, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है पकड़ के, वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इसको मैं बाहर ले आता हूँ। देखो टी की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी की पावर -2, एक पावर बढ़ा दो उसी पावर से डिवाइड कर दो, एक पावर बढ़ा दो उसी पावर से। तो टी की पावर जब मैंने एक बढ़ा दी तो -2 + 1 बाय उसी पावर से डिवाइड कर दो, -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये कितनी आ गई, टी की पावर -1 आ गई ऊपर, नीचे -1। तो टी की पावर -1 1/t होता है, तो 1/t माइनस का। क्लियर है सबको, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया, इसको खोल के अभी लिमिट्स लगानी रहती है इसमें। लिमिट्स कब लगाऊंगा, जब टी की वैल्यू पुट कर दूँ अभी यहाँ, ठीक है ना। अब सुनो, x² + r² को t² माना था, तो t क्या होगा यहाँ से, t होगा √x² + r² पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब t की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, समझना बात, समझना बात। एक मिनट, ठीक हो गया, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, एक मिनट। हाँ, तो अब मैं टी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ वहाँ पे। तो मैंने किया, थोड़ी सी लंबी चलेगी डेरिवेशन, स्टेप बाय स्टेप करोगे क्लियर होता जाएगा। qx/2 था हमारे पास, और था आ गया था हमारे पास -1/t, ठीक है, ये आ गया था हमारे पास। अब टी की वैल्यू क्या मैंने पुट किया, क्या था टी की वैल्यू, √r² + x²। अब लिमिट क्या लगाऊंगा मैं, देखो मुझे कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस पूरे एरिया को इंटीग्रेट करना है, तो मेरे को 0 से लेकर पूरे r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिंग है ना, रिंग 0 से लेकर r तक पूरे। क्योंकि रिंग का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ सेंटर से शुरू किया था, सेंटर से मैं 0 से r तक गया, 0 से r तक गया, 0 से r तक गया, ऊपर नीचे वो तो हो जाता है अपने आप, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, क्योंकि रेडियस है, ठीक है, तो अपने आप हो जाता है, ठीक। समझ बात को। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसको, ये वाला 0 से लेकर बड़े r तक, ठीक है, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, 0 से लेकर r तक। तो r किस में पुट करेंगे, देखो x तो कांस्टेंट है, इस छोटे r को पुट करेंगे, ये वैरी कर सकता है, रिंग की रेडियस ही तो वैरी करेगा, बड़ा छोटा करेंगे तब तो पूरा को इंटीग्रेट करेंगे, पकड़ेगा, समझ। तो आ गया qx/2 रूट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर, ये तो 0 ही हो जाएगा, बाय r² + x² का रूट अंडर, और ये फर्दर माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया √x² 1/x, समझिए बात को। इसको मैंने फर्दर लिखा qx/2 रूट के अंदर 1 माइनस x अपॉन √r² + x², ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ लो। ये कैसे लिख दिया सर आपने, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से हमने इसको बेसिकली ऊपर ले आए, देखो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया फर्दर, ये x² + r² था, ये 1/x था, तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, हमने सॉरी कॉमन नहीं लिया, हमने ये x जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करवा दो आप, x यहाँ से लिख दिया, ये x हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये x कट गया, यहाँ हमारे बच गया, ठीक है ना। तो ऐसे आया है, तो ऐसे आया, यहाँ से हमारे बच गया। तो ये आया हमारे पास रिजल्ट कि टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क, मतलब कोन लिख लो, कितनी आई, इतनी आई। अब देखो q/r² + x² क्या हुआ है, सॉरी क्यू कह रहा है x/r² + √x², तो इसको हम एक और फॉर्म में भी लिखते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले इसी को समझो, दोबारा से मैं समझा देता हूँ तुम्हें कैसे किया, हमने क्या किया है। फास्ट फॉरवर्ड में 2x स्पीड में, वैसे तो 3x स्पीड होगी मेरी। कौन माना, एंगल माना, हमें निकालनी सर फ्लक्स, तो हमने एक एलिमेंट्री रिंग काटी, छोटी छोटी रिंग में बड़ी बड़ी रिंग प्लस करके पूरी फ्लक्स निकाल लेंगे। हमने निकाला RTR एरिया, EDA छोटी फ्लक्स में छोटा एरिया, इसकी सारी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन। फिर हमने क्या माना सर, हमने x² + r² t² माना था कि एक पे वैरी करे, डिफरेंशिएट किया, वो से RTR dt के बराबर आ गया। उसके बाद हमने सारा पकड़ के इंटीग्रेट कर दिया, हार नहीं मानी सर हमने, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, सारा पकड़ के इंटीग्रेट करा, ये आया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हमारे पास फ्लक्स निकल के आई, हमारे पास फ्लक्स निकल के आई, कितनी निकल के आई कि कोण की वजह से हमारे फ्लक्स निकल q/2 √1 माइनस x/√r² + x² इतनी निकल के आई। अब समझना, इस x²/r² को मैं रिप्लेस करूंगा किसकी जगह, देखो किसकी जगह, देखो ये कोण था, यहाँ पे आपको कोण का एंगल दिया होता है थीटा, ठीक है ना, ये थीटा एंगल दिया होता है, ये वाला, एक मिनट, ये थीटा एंगल, ये वाला कोण का, ये चार्ज पड़ा है क्यों, ये डिस्टेंस क्या है x था,
ये रेडियस ऑफ कोन आर होता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखो ये 90 होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये सेम आ गया। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा लूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये क्या आएगा, एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं कॉस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, समझ लो बात को, क्योंकि थीटा एंगल अगर मुझे दिया तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है इसका, Q/2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। तो जनरली बच्चे इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो आप, मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये याद रखो आप क्यू कौन की तरफ से, ठीक है। तो ये इसकी डेरिवेशन थी, आई होप सबको फील आ गई होगी। एक बार दोबारा देखो अगर नहीं आई फिर, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है, समझ भी आ गई, ठीक है। नोट करते रहा करो साथ के साथ, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। थोड़ी लंबी डेरिवेशन चली जाती है यार, 12वीं है ये, थोड़ी 11वीं का जितना तुमने मेरे ख्याल से ये होगी बर्नौली थ्योरम जितनी डेरिवेशन, 11वीं में बर्नौली थ्योरम पढ़ा है ना, तो उसकी जितनी डेरिवेशन होगी, ठीक है। तो अब चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को प्यारा सा, ठीक है, जिससे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देते हैं, सिलेंडर से ही ले लेते हैं। ये मान लो एक सिलेंडर है, यहाँ पे इसके बीचों बीच चार्ज पड़ा है Q। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस से कितनी फ्लक्स आएगी, सिर्फ ये कर्व्ड वाला, ये सर्कल्स में से नीचे है, ये तो लेटरल हो गया, ये सर्कल्स में से मुझे फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कर्व्ड वाला। सर कैसे निकालें, सर टोटल पूछोगे तो Q/ε0 लिखाऊंगा, क्योंकि 3D सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, अंदर पड़ा चार, लेकिन पूरी तो पूछी नहीं सर आपने। तो अब क्या करें सर, इसमें देखो हम लगाएंगे तगड़ा सा लोगो यही वाला, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये पड़ा है आपके पास सिलेंडर, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ उसको, यहाँ बीचों बीच चार्ज पड़ा है, तो मुझे सिर्फ यहाँ की चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से निकलती हुई फ्लक्स और यहाँ से निकलती हुई फ्लक्स को टोटल फ्लक्स में से माइनस कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ यहाँ वाली बचेगी, क्योंकि मुझे टोटल फ्लक्स तो पता है Q/ε0 ही जाएगी। और अगर मैं ऊपर वाली और नीचे वाली माइनस कर दूँ तो मेरे को पता है, तो ऊपर वाली नीचे वाली कैसे निकालेंगे, आप देखो कैसे निकालेंगे, देखो तो ऊपर नीचे में से कुछ ऐसी निकलेगी फ्लक्स, कुछ ऐसी फ्लक्स निकलेगी ऊपर नीचे से भी कुछ ऐसी आएगी, ऐसी फ्लक्स निकलेगी, ऐसी निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, Q चार्ज की वजह से। तो देखो कौन सा नहीं बन रहा वाह सर जी वाह, मजा आ गया, कौन नहीं बन रहा है, ऐसी सिमेट्री बन गई, यहाँ भी कौन बन गया, यहाँ भी कौन बन गया, समझ बात। और देखो एक मजे की बात है कि आपको क्वेश्चन वाले ने कह रखा है क्या, कि ये पूरा है 2r के बराबर, इसका रेडियस है r और ये चार बीचों बीच पड़ा है, तो मतलब यहाँ से आधा मैं हाफ लूंगा तो ये भी r, ये भी r, समझ लो। तो मतलब ये r हो गया, ये भी r हो गया, ये भी r होगा, और ये 90 तो है ही है, तो मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो मतलब आपको ये एंगल भी मिल गया, थीटा चाहिए होता है ना कॉस का, यहाँ वाला भी इसी प्रकार से थीटा होगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर मुझे ये कोण की वजह से, इस कोण की वजह से कितनी निकलेगी यहाँ से, तो अभी निकाला था सर Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस का एंगल कितना रख दो, यहाँ पे 45 डिग्री रख दो, 45 रखा, कॉस 45 1/√2 को सॉल्व किया हमने, 1 माइनस 1/√2, तो कोण की वजह से फ्लक्स निकल गया यहाँ पे Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1/(-√2). अब एक में से तो निकाली सर, दो कोण है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कट गया, 2 कोण की वजह से इतनी आ गई। तो बस इसको तो इसमें से माइनस कर दो, ये टोटल थी, ये पूरे सिलेंडर में से निकल रही थी, तुमने इन दो कोन्स की निकाल ली कि इस वाले से यहाँ से जा रही है, इस वाले से यहाँ से, क्योंकि ये एरिया तो यही है ना, फ्लक्स तो यहीं से जा रही है हमें, और यही तुम्हें चाहिए, नहीं तुम्हें सिर्फ कर्व करनी चाहिए, पूरी की तरह हमें पता थी, हमने इन दोनों कोण में से निकाल दी, ये दोनों कोण की निकाल ली। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको रखो और माइनस कर दो, निकल आएगी। फिर आगे एक बार ऐसे बोल दो, धमाकेदार ऐसे बोल दो, ठीक है। तो ऐसे ही तुम निकाल सकते हो किसी भी सरफेस में, ठीक है ना। प्यारे प्यारे इसके क्वेश्चन बनते हैं कोण वाले, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, प्यारी प्यारी एप्लीकेशंस है उसमें, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, तगड़ी क्या क्या कहाँ में उसमें हमें फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। सबको बढ़िया लगा होगा डेरिवेशन, ठीक है ना। और हाँ यार, नोट्स के बारे में कि नोट्स आप ना साथ के साथ बनाते रहा करो, लेक्चर के लिखते रहा करो साथ के साथ, या एक बार लेक्चर देख लो, फिर एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख के, अगर आपको सिर्फ लेक्चर देखना पड़ेगा तो फास्ट फॉरवर्ड देख के नोट्स बना लो, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन रहता ही आपके पास, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया लगे तो बताना। बाकी अगले लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, इसके मिनिमम टू मिनिमम 2-3 लेक्चर्स और आएंगे इसके, ठीक है ना। फिर ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, पढ़ाई करते रहो और जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।